બજારની વાતમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાલ અને આજે બજારની વાતમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। और मार्केट ने एक नए ऑल टाइम हाई बना लिए हैं, हम मिल भी रहे हैं कि किस फैक्टर्स को आप एट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हम देख रहा है कि मार्केट में लिक्विडिटी भरपूर है, सबको इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट है, सब निवेश कर रहे हैं और स्पेशली डीआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर्स को कितना क्रेडिट देंगे आप? देखिए, क्रेडिट मैं दूंगा उनको कि वो कंटिन्यूअसली सपोर्टिव रहे हैं। धीरे धीरे एसआईपी बुक बढ़ रहा है, मगर बात यह है कि उन्होंने कभी अपना हाथ नहीं छोड़ा मार्केट से। कंटिन्यूअसली उन्होंने अपना भरोसा रखा है। देखिए कितने हादसे आए थे पिछले 3-4 महीने में। इलेक्शन का रिजल्ट कम था, येन कैरी ट्रेड की बात थी, फिर हिंडनबर्ग बात थी, फिर भी कोई भी डोमेस्टिक निवेशक ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं हारा, वो मजबूत रहे अपने कंटिन्यूटी में। तो वो एक खास चीज मैं कहूंगा, क्योंकि एफआईआईस में नर्वसनेस थी। यही 3-4 वजह के कारण एफआईआईस में नर्वसनेस थी इंडियन मार्केट में। तो वो कभी खबर अच्छी नहीं सुन रहे हैं तो निकाल रहे हैं, मगर ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कंटिन्यूअसली जो बाइंग सपोर्ट किया, उसी से उन्हीं एफआईआईस को कॉन्फिडेंस मिल गया कि अरे ये इंडियन मार्केट इतनी आसानी से हिलने वाला नहीं है, तो हमें भी डर के बाहर नहीं जाने का है। तो एफआईआईस के बिहेवियर, जैसे हेज फंड के बिहेवियर को भी इन्होंने, डोमेस्टिक निवेशक ने एक डायरेक्शन दिया है, एक कॉन्फिडेंस दिया है। वो एक नंबर 1 चीज इनके लिए है। डेफिनेटली डोमेस्टिक जो खाली इन्वेस्टर्स की बात नहीं करूंगा मैं, एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल एडवाइजर्स है, जो अपने रिलेशनशिप के जरिए लोगों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और मार्केट में, उनको भी हमें डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करना होगा कि उन्हें भरोसा रखा। वो एक बात। सेकंड बात, जो अब ये बड़ा लाइफ टाइम हाई की बात कर रहे हैं, उसमें ये है कि यस, अभी फॉरेन निवेशक को कॉन्फिडेंस मिल गया कि इंडिया को बाइंग सपोर्ट है, तो करेक्शंस भी बहुत शैलो होगी, बहुत डीप नहीं होगी। इसलिए इंडियन मार्केट में बार बार अंदर आकर बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। ये एक थॉट प्रोसेस उनके मन में आ चुकी होगी। ये माहौल कि अभी फेड ने करीबन सितंबर के रेट कट को तो मान ही लिया, और साल में 75 to 100 बेसिस पॉइंट्स मार्केट रेट कट। अब रेट कट के माहौल में क्या होता है कि एक डिसाइसिव शिफ्ट होता है 2-3 तरीके से। एक, इक्विटीज पे फ्लोज एलोकेशन ज्यादा बढ़ती है एफआईआईस की। सेकंड, इक्विटीज के अंदर इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर भी ज्यादा बढ़ती है। और तीसरी बात इसमें है कि वहां पे जो रिटेल निवेशक होते हैं अमेरिका, यूरोप जैसे मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो पैसिव फंड्स यानी ईटीएफ में अपना पैसा लगाते हैं इसी माहौल में। तो उनको जो फ्लोस बढ़ जाता है पैसिव ईटीएफ, और वो जब इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में पैसा आता है तो वो सीधे को इंडियन मार्केट की पैसिव फंड्स जो इंडेक्स होती है उसमें आ जाती है। अब इंडिया के लिए खास इंडेक्स होता है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जहां पे हमारा 20% शेयर है, और एमएससीआई इंडेक्स का करीबन एक लार्ज मिड कैप इंडेक्स के माफिक है। तो उसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कौन से सेक्टर्स बढ़ रहे हैं जो कि इंडेक्स में एक वेट ज्यादा है। इसलिए आप आईटी में अभी भागदौड़ देख रहे हैं, फार्मा में, क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर्स है। इतने दिनों से वो उतने नहीं चले थे क्योंकि सब ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, और कहे कि ग्रोथ सेक्टर्स कौन से हैं, और आईटी नहीं माना जाता कि वो इंडिया में ग्रोथ सेक्टर है, फार्मा को नहीं माना जाता। पर अभी क्योंकि पैसिव फ्लोस आ रहे हैं, पैसिव फ्लोस को ग्रोथ या वैल्यू का कुछ मायना नहीं है, क्या इंडेक्स में कितना परसेंटेज है उसका, उतना तो आना चाहिए। तो अब एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोस में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स के पास तो ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में एसआईपी फ्लोज आ रहे हैं, और उधर भी देखिए ज्यादा इंडस्ट्रियल्स और डोमेस्टिक ओरिएंटेड इसमें कैपिटल गुड्स साइकिल उसमें निवेश कर रहे थे। तो आईटी, फार्मा, ऐसे डिफेंसिव में थोड़ा ध्यान कम था, मगर ये फॉरेनर्स ने आके अभी उसी को सही कर दिया। तो ओवरऑल इसलिए इंडेक्स में एक लाइफ टाइम हाई की पहुंच आप देख रहे हैं आज। जी। और अभी आगे जाके आप मार्केट का ट्रेंड कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी लिक्विडिटी पर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आपने कहा कि कमिटेड रहे हैं, कितने भी हमने थोड़े देखे कि प्रॉब्लम्स आए लेकिन कमिटेड रहे हैं। और अभी हम आगे जाके यूएस रेट कट के पे भी ध्यान रख रहे हैं। हमें इंडिया में भी रेट कट आएगा 2-3 क्वार्टर्स में भी मैक्सिमम।
कैसे देखेंगे मार्केट का ट्रेंड आगे जाके कैसे दिख रहा है, वैल्यूएशन वाइज आपको कैसे लग रहा है? और क्योंकि निवेश तो करना हमें वो साइकिल्स जो चालू ही रखनी है, तो कैसे आप देखेंगे मार्केट्स को? देखिए, मेरे अगले 2-3 महीने में मैं क्या देख रहा हूँ कि सेक्टर रिएलोकेशन का हम्म। बहुत इम्पोर्टेंस होगा। क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स में बहुत जो पैसा है उसको जो से डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, पीएसयूज ऐसे में ज्यादा पैसा डाला था क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन का कंफर्ट था साल 1.5 साल पहले। और इतना पैसा उधर आ गया कि आज वो सब वैल्यूएशन प्रीमियम में चलने के बाद पिछले 2 महीने में आप देख रहे हैं कि भयंकर करेक्शन आ रहा है पीएसयू स्पेस में, एनर्जी स्पेस में, डिफेंस के स्पेस में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है कि इतना बड़ा हो गया तो कुछ ना कुछ तो पेपर प्रॉफिट को रियल कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। तो ये फंड मैनेजर्स की जो कोशिश होती है प्रॉफिट बुकिंग और वो फ्रेश डिप्लॉयमेंट के लिए फिर देखते हैं वैल्यूएशन कंफर्ट। तो ये एक टाइम पीरियड है जहां पे बड़ी रिस्क हमारे पीछे चल कट गई है, राइट। अब बाकी रहा है खाली यूएस इलेक्शन वाला जो रिजल्ट, जो अभी तक के ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि एक डेड हीट है, मगर मे बी कमला हैरिस के पास होता। पर इंडिया के लिए ट्रंप आए या कमला हैरिस आई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ये अमेरिकन इलेक्शन का उतना असर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। सेकेंड बात ये है कि जो एक फेस्टिवल सीजन का मानसून का जो आउटलुक आके रूरल कंजम्पशन को बूस्ट देगा, क्योंकि सभी को पता है कि एक के शेप रिकवरी हुआ है कंजम्पशन में। महंगी चीजें ज्यादा बिकी है, सस्ती चीजें कम बिकी है, और ये एक वरीसम चीज था। क्यों? इसका इफेक्ट कैपिटल गुड्स में भी दिख रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि एक तो टू व्हीलर्स, एंट्री लेवल कार, बेसिक एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट में उतना डिमांड नहीं था जितना पोस्ट कोविड एक बाउंस बैक में उम्मीद रखा गया था। मगर इसका इफेक्ट नॉट ओनली कि इन कंपनियों की शेयर प्राइसेस और उनकी वैल्यूएशंस पे को दिख रही है, मगर बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तभी आपको कैपेसिटी बढ़ेगा, तभी प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की निवेश शुरू करेगी। अब वो बात ढल रही है, ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, मगर थोड़े धीरे धीरे शायद मेरे मन में ख्याल ये है कि कुछ वक्त लगेगा प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी क्रिएशन आने में, जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ सके। तीसरी बात, अब आंकड़े और गवर्नमेंट की सोच, ये कोalition गवर्नमेंट की इश्यू अच्छी तरह मैनेज कर गई। बजट में भी अभी देखा उन्होंने कहीं मैनेज किया, मगर अभी देखो यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया है, ये किया है, गवर्नमेंट की कैपेक्स एक्सपेंडिचर थोड़ी कम हो रही है, ऐसी खबर आ रही है। तो शायद ये थोड़ा मोर प्रैग्मेटिक एक डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म वाला 5 साल का टेन्योर होगा। बहुत सारे इलेक्शंस भी है, अभी महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, फिर कुछ महीने के बाद यूपी में भी है। तो मेरे ख्याल में ये बात शायद कैपेक्स स्टोरी के लिए उतना पॉजिटिव ना हो, मगर खर्चा होगा इसलिए कंजम्पशन स्टोरी के लिए पॉजिटिव हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंजम्पशन स्टोरी, बॉटम ऑफ द कंजम्पशन की स्टोरी अब तक नहीं चली, मगर एक व्यू लेंगे कि ये अल्टीमेटली बाउंस बैक होगा। तो आज उसके वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं है जैसे कि मैंने कह रहा था कि डिफेंस, इंफ्रा, कैप कुछ। तो थोड़ा सेक्टर रिलोकेशन में फंड मैनेजर्स को देखूंगा कि करेंगे वो, और उसके कारण थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक सेक्टर में डाउन, दूसरे सेक्टर। तो इसीलिए ओवरऑल मार्केट में एक स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि कुछ सेक्टर में बाइंग, कुछ में सेलिंग, मगर ओवरऑल मार्केट की लेवल शायद बहुत ना बढ़ सके, क्योंकि कोई हेवीवेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा खरीदारी आ गई तो वो इंडेक्स को भी उठाती है। मगर जब इंडेक्स में एक वेट का कोई सेलिंग हो रहा है और दूसरे वेट की बढ़त हो रही है, तो ओवरऑल मार्केट की बढ़त उतना नहीं होगा, मगर एक मोर ब्रॉडर मल्टी सेक्टर का ग्रोथ होगा। तो मेरे ख्याल में एक कंसोलिडेशन फेस मार्केट विद एन अपवर्ड ट्रेंड और सेक्टर रोटेशन पे ध्यान होगा, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना उचित होगा इस टाइम फ्रेम में अगले 3-4 महीने के लिए। जी, तो जैसे आपने सेक्टर रोटेशन की बात की और डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो रखना अभी ज़रूरी है, कैसे आप रोटेट करेंगे आपके पोर्टफोलियो को, और कैसे निवेश करेंगे, कौन सी कहाँ आप पहले ध्यान देंगे अगर निवेश करना है? कोई निवेश बहुत सारे ने निवेश किया भी होगा, तो कैसे चेंजेस कर लेने चाहिए, कि क्या अपने पोर्टफोलियो में देखना ज़रूरी है अभी? मैं कहूंगा कि आपने डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रा ऐसे फंड्स में अगर आपने निवेश किया है और आपका पैसा 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका है,
मैं कहूँगा कि अच्छा 50% उसका आज प्रॉफिट आप बुक करके कहाँ पे एंट्री करना है? एक्चुअली मैंने आईटी में एंट्री किया है और बिकॉज़ आईटी का बहुत दिन से चला ही नहीं है और अब क्योंकि फेड की खबर, यूएस की ग्रोथ और वहाँ पे से जो लिक्विडिटी आएगी, पैसिव की फ्लोज़, आईटी के लिए मैं थोड़ा लॉन्ग रनवे देख रहा हूँ। तो आईटी में थोड़ा रिएलोकेट करना बिकॉज़ इस सेक्टर रोटेशन का बेनिफिट आईटी सेक्टर को मिलेगा। टू सम एक्सटेंट फार्मा सेक्टर को मिलेगा और थर्ड एक्सटेंट मैं कहूँगा कंजम्पशन। अब इसमें और एक सेक्टर है जहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत मैं रिस्क नहीं कहूँगा मगर कंसर्न्स बहुत मीडिया में फैली हुई है, वो है बैंकिंग सेक्टर। क्योंकि एक तरफ क्रेडिट ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फिर आरबीआई गवर्नर से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से लेकर कह रहे हैं कि अरे लोग अपना बैंक डिपॉजिट को लेकर इक्विटी के मार्केट में डाल रहे हैं, ये कंसर्न की बात ऐसी बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ों में ना शायद बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक माहौल शॉर्ट टर्म में उतना ठीक नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि एक सिस्टमैटिक के तरीके से आप अगर बीएफआई सेक्टर में खरीदारी करेंगे, तो आपको साल, डेढ़ साल में अच्छा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में मत एक्सपेक्ट कीजिए, मगर उसको स्टेडीली एक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि ऐसे करेक्शन जो आते हैं बीएफएसआई स्पेस में ऐसी खबरों के कारण, यही आपको अच्छा मौका मिलता है बिकॉज़ लॉन्गर टर्म में मेरे ख्याल में ये प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली बैंक का हाथ होगा उनको फाइनेंस करने में। तो वो एक फ्यूचर रोज़ी मेरे सामने दिख रही है। टाइमिंग उसका सही बताना मुश्किल है, इसलिए एक स्टैगर्ड अप्रोच आप उस बीएफएसआई स्पेस में पैसा एलोकेट करेंगे, तो अच्छा होगा। तो यही मेरे लिए पिक्स होंगी आईटी, फार्मा, कंजम्पशन और उसके बाद बैंकिंग में भी थोड़ा स्टैगर्ड तरीके से आपको एलोकेशन करना होगा। प्रॉफिट बुकिंग तो डिफेंस, एनर्जी और पीएसयूज़ में मेरा मानना है कि पीएसयू बैंक्स में एक्यूमुलेशन हो सकता है, मगर बाकी पीएसयूज़ में देखें, तो मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का उधर भी वक़्त देख रहा हूँ। और जैसे आपने कहा कि बीएफएसआई में हमें निवेश करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर वर्टिकल में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप में ही देखेंगे? कैसे आप निवेश करेंगे? क्योंकि स्मॉल बैंकिंग्स है, एनबीएफसीज़ है, एएमसीज़ है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, पीएसयू बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है। कहाँ आप ज़्यादा नज़र रखेंगे? मैं एक्चुअली इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्वालिटी के ऊपर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान होगा बिकॉज़ वेल मैनेज्ड कंपनीज़ है, वो इस शॉर्ट टर्म क्राइसिस को पार कर ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी होगा, गुड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होंगे, तो गुड क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फर्स्ट नंबर 1 पिक रहेगी। सेकंड स्पेस इसके अंदर मैं कहूँगा कि गुड क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिकॉज़ कासा बैलेंस उनके पास होता है, लेंडिंग पावर उनके पास आता है और उनका रीच भी बहुत है और वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो कि कैपेक्स साइकिल में उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, उन वो रीच पीएसयू बैंक के पास ही है। थोड़ा लंबी अवधि के टाइम आप मन में रखेंगे, गुड क्वालिटी पीएसयू बैंक्स। तीसरी बात मैं कहूँगा कि एएमसीज़ और वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग हाउसेज़ क्योंकि जैसे बात हो रही है ना, पैसा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम डिपॉजिट्स इनटू द इन्वेस्टमेंट साइड। तो ब्रोकिंग और एएमसीज़ और इवन सम एक्सटेंट इंश्योरेंस कंपनीज में मैं कहूँगा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की जो बढ़ रही है उसमें एलोकेशन ऑफ सेविंग्स अवे फ्रॉम बैंक्स ये तो जर्नी जारी रहेगी और इसलिए इनमें मैं थोड़ा एलोकेशन दूँगा। उसके अलावा मेरे लिए गुड क्वालिटी एनबीएफसीज़ भी अच्छी पिक्स हो सकती है। मैं थोड़ा सावधान रहूँगा माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो पर्सनल लेंडिंग की जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो रही है, शायद वो पैसा भी थोड़ा स्टॉक मार्केट के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, तो उनके एनपीए बुक्स में ये इम्पैक्ट कैसे दिखेगा, ये अभी वेट एंड वॉच करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूर कुछ गड़बड़ होगा, नहीं, मगर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। ऐसे स्मॉल निश बेस्ड लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, ऐसे आधार हाउसिंग, ऐसे लेवल के जो लेंडिंग होता है ना, उधर थोड़ा फर्स्ट क्राइसिस उधर हिट होता है बिफोर। तो अल्टीमेटली एक कहूँगा मैं स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले निवेश कंपनीज में निवेश कीजिए बैंकिंग सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, पब्लिक सेक्टर का हो या एमसी या वेल्थ ब्रोकरेज हाउसेस को। बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और वो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है इस एरिया में।
બેલેન્સ શીટ BFSIમાં તમારે નજર રાખવી પડશે. પછી પ્રાઇવેટ સેક્ટર હોય, પબ્લિક સેક્ટર હોય, મિડ કેપ્સમાં હોય, પણ એક સ્ટ્રોંગ બેલેન્સ શીટ પર નજર રાખીને તમે અહીંયા રોકાણ કરી શકો છો. સાથે જ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈ લઈએ અને પાછા ફરીશું આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. મારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. ચાની વાતમાં ફરી એક વખત આપનું स्वागत है. આપણે बातचीत કરી રહ્યા છીએ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथ. सुनील जी, आपने कहा कि PSUs में आपको एक 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. कौन से वर्टिकल्स में आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग का अभी समय आ गया है? मैंने कहा ना, डिफेंस में, एनर्जी में, PSUs में और कैपिटल गुड्स और इंफ्रा स्पेस में, ये है यहाँ पे अपने बहुत बढ़िया रन दिखा है मार्केट में. और मेरे ख्याल में 3-4 साल की अर्निंग्स ग्रोथ को आज दाम में सीधा डिस्काउंट दिख रहा है. सभी ठीक चले तो ये अर्निंग्स डिलीवर होगी तो रिटर्न्स भी आ सकते हैं. मगर कुछ भी थोड़ा नेगेटिव स्लो डाउन उनके सेक्टर में, किसी कंपनी को अपना ऑर्डर जो उम्मीद थी नहीं मिली, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है. तो मेरे ख्याल में बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ऐसी कहावत है ना इंग्लिश में. वैसे पैसा बन गया है, पेपर में प्रॉफिट है, तो थोड़ा बुक कीजिए, कैश को एंजॉय कीजिए, खर्चा कीजिए, कुछ भी कीजिए, और जो भी वापस रीडिप्लॉय करना है जो नहीं चला है. और इसका एक खास कारण ये है कि लिक्विडिटी जारी है ना. अब एक भी चीज समझे कि एक वैल्यूएशन में आपने FY26 के प्रॉफिट्स को अभी प्राइस में ले लिया तो ले लिया, फिर FY27 का प्रॉफिट भी आपने डिस्काउंट करके ले लिया क्योंकि लिक्विडिटी आके ऊपर बढ़ गई, फिर FY28 का भी आके आपने ले लिया. अब FY29 अभी के वक्त में जाएंगे तो 2029 की अर्निंग्स को आप खरीद रहे हैं ना. उस ख्याल में कोई फंड मैनेजर्स भी सोचेंगे, करे किसी और का नहीं है तो उधर अपसाइड यानी डाउनसाइड रेट प्रोटेक्शन है, अपसाइड रिस्क का पॉसिबिलिटी है. जैसे आज में बैंकिंग में, कुछ महीने पहले IT में, जो अभी धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है. तो यही मैं बात कह रहा था कि बुकिंग करना चाहिए. जब मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग, आप ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि उनके आउटलुक नेगेटिव है एज एन इकोनॉमिक मैटर. मैं कह रहा हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, कहते हैं ना जनी. जो क्लैरिटी ऑफ थॉट था उसी पे के ऊपर दाम बढ़ चुकी है. अब उसमें कोई भी एक सरप्राइज आए तो आप क्यों उसमें रिस्क में बैठे? सिंपल सी बात है. तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, सभी सेक्टर्स में ग्रोथ होंगी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टॉक मार्केट ग्रोथ पे ऑलवेज एक टाइम गैप होता है. कभी मार्केट ग्रोथ से आगे बढ़ती है, कभी इकोनॉमी मार्केट से आगे बढ़ती है. अब जहां पे वैल्यूएशंस कम है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद उतनी नहीं है, इसलिए वैल्यूएशंस कम है. बट मेरे ख्याल में इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, सभी क्षेत्र में आपको अल्टीमेटली ग्रोथ दिखेगी. देखिए, वेरी सिंपल, कैपिटल गुड्स साइकिल, इंफ्रा साइकिल, उसकी बात कर रहे हैं. अब वो नौकरियां क्रिएट होगी तो उसके कारण कंजम्पशन बढ़ेगा, पर आज मार्केट ने वो कंजम्पशन को उतना डिस्काउंट नहीं किया है. तो इकोनॉमिक स्टोरी अभी कंजम्पशन में बाकी है. कैपिटल गुड्स का स्टोरी इकोनॉमी में जो है वो ऑलरेडी दाम में दिख रहा है. बात सिंपल है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए जहां पर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है आज के दिन. अभी दूसरा एक एरिया देखिए, वो है प्राइमरी मार्केट का. ये बहुत हॉट फेवरेट है, और जैसे कि आपने कहा कि वो लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, और सभी एवेन्यूज़ इन्वेस्टर अभी टेस्ट करना चाहते हैं और वो निवेश कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम वैल्यूएशन ये एक अट्रैक्टिव मार्केट है. कैसे आप देखेंगे, कैसे निवेश करेंगे, कितना पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो और कैश आप इस एरिया के लिए रखेंगे? 5 to 7%, not more than that. क्योंकि for every one which doubles in 1 week, there are others which go half in 2 months time, right? So diversification is the key in the IPO market. आपने पोर्टफोलियो में जो हाई रिस्क कंपोनेंट है उसको इसमें डालना चाहिए. So 5 to 7% मेरा है.
किसी और को थोड़ा ज्यादा हो सकता है उसके रिस्क कैपिटल के ऊपर, बट अपने कैपिटल में लिक्विड कैपिटल जो डिप्लॉय कर रहे हैं 5 to 7% अगर आप दाव पे लगाए हैं ऐसे आईपीओस में, ऐसे में, आई थिंक इज गुड। एक या दो विनर्स भी आपके ओवरऑल 20 to 30 आईपीओस की जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको बेहतरीन रिटर्न दिलवा सकते हैं, बट डाइवर्सिफाई कीजिए इन आईपीओस के अंदर अक्रॉस न्यू एज थीम्स, अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स। वन सेकंड, अगर आप ये आईपीओस में लॉन्गर टर्म निवेश की सोच रहे हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ 3 to 5 years, तो ये सोचिए कि वो आईपीओ किस लिए लाया जा रहा है। मेरा मानना है कि अगर कोई प्राइवेट इक्विटी ने निवेश किया उस कंपनी में और उसको अपने पैसे की प्रॉफिट बुक करना है उसके इन्वेस्टर्स को देने के लिए, तो वो पैसा सीधा आपका पैसा उस प्राइवेट इक्विटी को जा रहा है, कंपनी को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। मेरा एक और कंपनी आ रही है आईपीओ में जो कि अपना जो कार्यक्रम है, कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उसमें वो अपना आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन को, और ऐसी स्थिति में वो कैपिटल रेज कर रही है, तो वो एक रियल जेन्युइन मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी बिजनेस में डिप्लॉय हो रहा है और उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको सीधे स्टॉक प्राइस में दिखेगी, तो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। वैसे आईपीओस में आप टिके रह सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो ये एक डिसर्निंग मैं करूंगा आपको। ઓકે, તો 7 to 8% જેટલું તમારે એક પ્રાઇમરી માર્કેટ માટે તમે એલોકેશન રાખી શકો છો, પણ બાકી ઘણા બધા એવન્યુઝ છે જેમાં તમે અત્યારના નિવેશ કરી શકો છો. ઇન્ડિયા ઇઝ અ ગ્રોઈંગ માર્કેટ અને હજી પણ ગ્રો થતું જ રહેશે અને નિવેશકો માટે એક સારા रिटर्न्स आपतो જ રહેશે. पर ऑन दैट नोट सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, પણ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.